देश भर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। धनबाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाता बनना आवश्यक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में 586 करोड़ की 69 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दुमका में मसलिया रानेश्वर मेगा सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार को मिली जमानत। कोलकाता पुलिस ने कैश के साथ किया था गिरफ्तार। और कल भी सुबह में छाई रहेगी धुंध। 12 नवंबर के बाद छटेगा बादल, आसमान साफ होते ही गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की आज से शुरुआत की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। इधर झारखंड में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद में वॉकथॉन में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पदाधिकारियों सहित सैकड़ों लोगों ने लगभग 4.3 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। यात्रा समाप्त होने के बाद श्री कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए पहले मतदाता बनना आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने धनबाद जिला मुख्यालय में
उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी निजी तथा सरकारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ये बैठक युवा एवं भविष्य के मतदाताओं का मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से की गई। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक सूरज कुमार भी शामिल हुए। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के शुभारंभ के अवसर पर खूंटी में निर्वाचक साक्षरता क्लब तथा वोटर जागरूकता फोरम के नोडल पदाधिकारियों को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गायत्री कुमारी ने दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने अपना हस्ताक्षर कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में उन्होंने खूंटी के विभिन्न उच्च विद्यालयों और विद्यालयों से आए बालक बालिकाओं की साइकिल रैली तथा पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची में भी इसको लेकर वॉकथॉन का आयोजन हुआ। बाद में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन किया जा रहा है। दावा और आपत्ति दाखिल करने की तिथि 8 दिसंबर 2022 तक है। जो कि अभी मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग जो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे चले गए हैं या लंबे समय से एक जगह पर एब्सेंट हैं, वैसे लोग एब्सेंट, शिफ्ट और डेड वाली कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए भी जो करेक्टिव मेजर्स लिए जाने हैं वह इस रिवीजन वाले पीरियड में ले लिए जाए। सबसे महत्वपूर्ण होता है वैसे लोगों का नाम जोड़ना जो कि आहर्ता इस वर्ष पूरा कर रहे हैं और अब 18 वर्ष के वह 1 जनवरी 2023 को हो जाएंगे, तो उनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएं। और सामान्य रूप से लोगों को अगर अपने एग्जिस्टिंग पते में, एग्जिस्टिंग पेरेंट्स नेम में, गार्जियन नेम में किसी तरह का अगर चेंजेस करना हो तो वो यहाँ पे फॉर्मेट के माध्यम से कर सकते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जमशेदपुर में भी रैली निकाली गई। रैली में एडीएम एनके लाल, एसडीओ पीयूष सिन्हा और जिला उप निर्वाचन अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। मतदाता जागरूकता रैली उपायुक्त कार्यालय से जुबली पार्क गोल चक्कर होते हुए आसपास के इलाकों में घूमने के बाद वापस डीसी ऑफिस आकर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पाकुड़ में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 586 करोड़ की 69 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 54,000 लाभुकों के बीच 198 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़ के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जूट उत्पादन को लेकर यहां काम किया जा सकता है। सरकार जल्द ही जूट को लेकर बड़ी योजना लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि अब लोगों को योजनाओं का लाभ उनके गांव, उनके घर और उनके पंचायत में मिलने लगा है। श्री सोरेन ने कहा कि लोगों को लाभ देने का जो मौका है उसकी गति भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पहली बार उसका नियमावली बनाया और पहली बार जो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना, उन बच्चों को 250 बच्चों को हम लोगों ने अपने विभिन्न जिलों में तैनात किया, उनके नियुक्ति देने का काम किया। और उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन 250 बच्चों में 33-35 बच्चे ऐसे थे जो किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बच्चा लोग था, जो आज हमारे यहाँ बीडीओ, कलेक्टर बन करके हमारे सेवा कर रहा है, हमारे गांव का सेवा कर रहा है। और उसी तरीके कल ही परसों आपने सुना होगा जेपीएससी के माध्यम से इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट निकला हुआ है। 600 इंजीनियरों की बहाली होना है, जो अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ा बहाली कभी नहीं हुआ था जितना इस बार बहाली होने जा रहा है। इसलिए आप सब जितने भी श्रमिक भाई हैं, आप लोग श्रम विभाग के पोर्टल में जाकर के निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका के मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड के आंशिक भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना 3 वर्ष में पूरा होगी। इससे रानेश्वर के 4 पंचायत के 72 गांव और मसलिया के 13 पंचायतों के 204 गांव के किसानों को फायदा होगा। इस परियोजना के पूरे होने से दोनों प्रखंडों के करीब 22 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और करीब 1.25 लाख आबादी को फायदा होगा। अगर कहीं हुआ है तो सबसे अधिक नदी के आसपास ही हुआ है। जहां नदी नहीं, वहां का विकास बिल्कुल उल्टा तरीके का होता है। यहां पर मसानजोर डैम बना, विस्थापित हमारे लोग हो गए, हमारे गांव के, झारखंड का खेत डूबा, गांव डूबा और पानी चला गया सब हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में। बनने वक्त का ये वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि हेमंत सोरेन ने समय विस्तार के लिए ईडी को पत्र के माध्यम से 3 हफ्ते का समय मांगा था। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को 1 सप्ताह का समय विस्तार मिला है। अब मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए फिर से समन जारी हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से उपस्थित नहीं होने का कारण व्यस्तता और जरूरी कार्यक्रमों का हवाला दिया था। कोलकाता कैश कांड में फंसे झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है। मामले में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार को आज झारखंड उच्च न्यायालय से माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत से जमानत की सुविधा मिली है और अब संभवतः 1 से 2 दिनों में उनके बाहर आने की उम्मीद जगी है लोगों को। राज्यपाल रमेश बैस से आज सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से कुलाधिपति को अवगत कराया। आज राज्यपाल से झारखंड रेल पुलिस के महानिदेशक अनिल पाल्टा ने भी राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल रमेश बैस से आज उमेश गोपीनाथ यादव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। दरअसल यादव ने मिशन जन्मभूमि कर्मभूमि के तहत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 150 शहीदों के परिवारों से मिलकर वहां की पवित्र मिट्टी को संग्रहित किया है। आज ये जरूरी है कि जो नई पीढ़ी है वो इन वीर जवानों के लिए, इन फोर्सेस के लिए कुछ न कुछ पेट्रियटिज्म इन एक्शन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और मुझे बड़ा एक गर्व है कि आज मैं रांची महामहिम से मिलने के लिए यहाँ पर आया और सभी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक के उन सेवा परिषद का आशीर्वाद मिला और सभी फोर्सेस के जो वेटरन्स है, मैं गर्व के साथ उन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। कैंसर बीमारी से बचाव कैसे करें, इसको लेकर जमशेदपुर शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मेहरेबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल और इनरवेल क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रैली में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही लोग सिहर जाते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस के नित नए आयाम हासिल करने से इस गंभीर बीमारी का इलाज पहले से आसान हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी खान पान से संबंधित जागरूकता, तंबाकू को हमेशा के लिए ना और स्वस्थ दिनचर्या को अपनाने से कैंसर से काफी हद तक बचा जा सकता है। कैंसर जागरूकता रैली के दौरान ये बातें विशेषज्ञ ने कही। हमारा टारगेट ग्रुप रहा है बच्चे, क्योंकि जैसे आगे हम लोगों ने बताया
इन लोगों का जो रीच है, इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, ये कहीं ज़्यादा एडल्ट पॉपुलेशन से है। और अगर स्कूल बच्चे जिस एज पे जो वो लोग इम्प्रेशनल एज पे हैं, इस एज में अगर उन लोगों को ये सही मैसेज हम लोग दे पाए तो ना वो खुद को ही प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि बाकी पब्लिक को भी ये मैसेज स्प्रेड करके कैंसर से जो प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिस तरह से बचा जा सकता है, अगर कैंसर हुआ तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। बिष्टुपुर डाकघर से लेकर गोपाल मैदान तक स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने न सिर्फ रैली निकाली बल्कि नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को कैंसर से बचाव की जानकारी भी दी। ये लोग समझते हैं कि मुझे जला रहे हैं, इन्हें क्या पता मैं इन्हें जला रही हूँ। हमारे कारण ही तो कैंसर जैसी बीमारी का जन्म होता है। इनरवेल क्लब जमशेदपुर की ओर से रैली के दौरान लोगों को कैंसर के लक्षण एवं इससे बचाव के टिप्स दिए गए। साथ ही बताया गया कि वर्तमान में कैंसर तेज गति से फैल रहा है और बचपन से ही इस गंभीर बीमारी से बचाव को लेकर हर इंसान को जागरूक रहना चाहिए। ये रैली इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि बच्चे यहाँ से सुन के जाए या समझे और अपने घर में पॉजिटिव ये लेकर मैसेज लेके जाए कि कैंसर हमारा नॉर्मल जैसे हम लोग बीमारी होती है उसी तरह इसे सोचना चाहिए। अगर हम डर गए तो मर गए। डर के आगे जीत है, ये बातें खुद कैंसर से ठीक हुई एक महिला मरीज ने कही। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हमें कैंसर से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर्स हैं या घर वाले हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों को भी नहीं बता करके वन फील, क्योंकि अक्सर क्या होता है यही आता है, ओहो उस बेचारी को तो ये हो गया, अब क्या होगा, उस बेचारी को तो ये हो गया। तो आई फील इन द इनिशियल स्टेज में अपना जो एक्सपीरियंस बताती हूँ तो मैंने बिसाइड्स माई हस्बैंड एंड माई गर्ल्स मैंने किसी को नहीं बताया। राज्य में ब्रेस्ट, ओरल और लंग्स कैंसर तेजी से फैल रहा है और इससे बचने के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो गई है। ये इस महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 दिन के लिए वैध होंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के बैंक खातों व लॉकरों के संचालन पर आयकर विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। आयकर सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में मिले दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान बैंक खातों से कोई ट्रांजैक्शन न हो और किसी भी दस्तावेज से छेड़छाड़ न की जाए, इसे देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। हाल ही में गठित सहायक अध्यापक नियुक्ति नियमावली की प्रतियां जलाकर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने रांची में विरोध किया। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक परीक्षा लेने की जगह सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। झारखंड भी इस बार विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। 12 से 23 नवंबर तक रांची के JSCA में मैचों के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रिकेट के इस महासंग्राम में 7 टीम हिस्सा लेगी। हर दिन इस टूर्नामेंट में 3-3 मैच खेले जाने हैं। सुजीत मुंडा दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर T20 वर्ल्ड कप के लिए आयोजित भारतीय टीम के कैंप में शामिल होने के लिए बेंगलुरु रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर फ्लाइट छूटने के बाद खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा तत्काल टिकट कराया गया।
गढ़वा पुलिस ने पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के सरईडी गांव में भाकपा माओवादी संतू भुइयां के घर की दीवार और पोल पर इश्तेहार चिपकाकर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा। पुलिस ने कहा कि माओवादी संतू भुइयां अगर जल्द से जल्द कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर में कुर्की जब्ती करवाई जाएगी। MS धोनी ने JSCA स्टेडियम में कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीत लिया है। उन्होंने डबल्स मुकाबले में अपने जोड़ीदार टेनिस खिलाड़ी सुमित कुमार बजाज के साथ मिलकर डॉक्टर गोविंदा झा और हिमांशु की जोड़ी को 9-0 से हरा दिया। झारखंड शिक्षा निदेशालय बिरला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय के सहयोग से राज्य स्तरीय विज्ञान ड्रामा का आयोजन करेगा। 10 नवंबर को रांची जिला स्कूल में राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाएगा। JPSC में 213वां रैंक लाकर हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के सोनपुरा गांव निवासी अमन कुमार सहायक अभियंता बने हैं। अमन कुमार के गांव पहुंचने पर मुखिया पारसनाथ महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गाजेबाजी और आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। धनबाद स्थित सिंदरी के हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में नीम लेपित खाद का नियमित व्यावसायिक उत्पादन एवं प्रेषण शुरू हो गया है। विगत 7 नवंबर को बाबा नगरी देवघर को खाद की पहली खेप भेजी गई है। रांची से देवघर के लिए 14 नवंबर से फ्लाइट शुरू होगी। कोलकाता से विमान दोपहर 3 बजे रांची पहुंचेगा और देवघर के लिए दोपहर 3:20 पर उड़ान भरेगा। कल तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में सुबह में धुंध जारी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 12 नवंबर के बाद आसमान से बादल छटने शुरू होंगे और मौसम साफ होते ही पारा गिरना भी शुरू होगा। केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सुबह और शाम के तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी और 20 नवंबर से और तेज ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो कुछ झारखंड में भी आ रहा था, जिसकी वजह से कुछ हमें हाल के दिनों में बादल भी देखने को मिल रहा था और जो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जो दिख रही थी इसी कारण से थी। अभी ये स्थिति अगले 2-3 दिन भी यही स्थिति रहेगी और जो न्यूनतम तापमान में इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात जो नॉर्दर्ली विंड कंपोनेंट है, जो उत्तरी हवाएं हैं, वो थोड़ी सी सुदृढ़ और प्रबल होंगी, वो अलाइंड होंगी और फिर हमें जो नॉर्दर्ली विंड आएगी झारखंड की तरफ भी देखने को मिलेगी। इस हवा से क्या होता है कि ये जो नॉर्दर्ली हवा है यही झारखंड में ठंड लेके आती है। जब और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 17.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.1 और न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 153 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने आसानी से जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मेलबॉर्न में इंग्लैंड से होगा। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 9 नवंबर साल 1947 में जूनागढ़ रियासत का भारत गणराज्य में विलय हुआ। आजादी वाले दिन ही जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। अगस्त से शुरू हुए जूनागढ़ के विलय का यह अध्याय नवंबर में तब खत्म हुआ जब सरदार पटेल ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया। भारत की सेना ने जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लिया। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ आज के दिन भारत का हिस्सा बना। 9 नवंबर साल 2000 में भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। साल 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का भाग था। साल 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक स्थान को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रम नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित हैं। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है।
9 नवंबर साल 1953 में कंबोडिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। कंबोडिया से पूर्व इसे कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता था। इसका नेतृत्व राजा से राजनेता बने नोरोडोम सिहानोक ने किया। पनोम पेन इस देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी है। कंबोडिया का उदय एक समय शक्तिशाली रहे हिंदू और बौद्ध खमेर राज्य से हुआ। इस साम्राज्य ने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंद चीन इंडो चाइना क्षेत्र पर शासन किया। बीसीसीएल ने धनबाद के मुनिडीह कोलियरी में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से मोनो रेल की शुरुआत की है, जो खनन क्षेत्रों में किसी क्रांति से कम नहीं है। खनन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन बड़ी समस्या रही और जब बात भूमिगत खदानों की हो तो दिक्कत को और भली भांति समझा जा सकता है। बीसीसीएल ने मुनिडीह कोलियरी में देश में पहली बार मोनो रेल की शुरुआत की है, जिससे खदानों में काम करने वालों को तो सुविधा हुई है, साथ ही इससे उत्पादन तथा कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। इसमें डीजीएमएस द्वारा जारी सुरक्षा मापदंडों का भी पालन हो रहा है। देखिए, आज हम लोग मुनिडीह खदान के मोनो रेल जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जो मेन हम लोग का जो डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय है, जो कि वर्कमैन के लिए, माइन में काम करने वाले पर्सन्स के लिए जो उनका वेलफेयर हो, सुरक्षा हो और उनका जो स्वास्थ्य हो, इस पे हम लोग विशेष रूप से जो काम करते हैं। जो हम लोग का मेन सार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, किसी को कोई दुख न हो, सभी मंगल कार्य के साक्षी बने, जो कि आज सभी लोग इसके साक्षी हैं और किसी को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। मोनो रेल की शुरुआत से पहले भूमिगत खदानों से कोयला की ढुलाई बहुत मेहनत वाला काम था, लेकिन अब यह काम कम समय और कम परिश्रम में सुविधाजनक तरीके से हो पा रहा है। अभी हम लोग 1 in 5 ग्रेडियंट पे जाते हैं और इस मोनो रेल से अभी हम वर्तमान में 3.5 किलोमीटर सफर करते हैं। इससे जाने में हमको मात्र 45 मिनट यानी 45 मिनट लगता है, जबकि मैं पैदल इस सफर को अगर ट्रेवल करूं तो इसमें 2 घंटा लग जाएंगे। इतना ही नहीं, इस मोनो रेल से कोयला की ढुलाई तो आसान हुई ही है, यहाँ काम करने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। जैसे कि आदमी आने जाने में सुविधा हो गया। जैसे आदमी जाता था पहले 2 घंटा में पहुंचता था, अब तो 15-20 मिनट और 50 मिनट में अब आदमी फेस में चला जाता है। और पहले होता था कि 2 घंटा 3 घंटा पैदल चलता था, और मोनो रेल की वजह से सब कुछ आसान हो गया। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। धनबाद के मुनिडीह कोलियरी में मोनो रेल भी इस बदलाव की कड़ी है, जिसने खनन क्षेत्रों में काम के तरीकों को बदल डाला है। रेल परियोजनाएं तो आपने बहुत सारी देखी होगी, पटरियों पर दौड़ते हुए रेल, मेट्रो रेल, लेकिन आज आपको हम मोनो रेल की सवारी करा रहे हैं और इसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइंस में जो कोयला निकालना कितना डिफिकल्ट होता था, मोनो रेल जब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया धनबाद के इस खादान में, तो उससे जो हम कह सकते हैं कि उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और साथ ही साथ यहाँ जो काम करने वाले कामगार थे, उनका जो एक उनको थकावट होती थी, उनको जो परेशानी होती थी, वो भी दूर हुई और इसके जरिए खादान में एक नया माहौल तैयार हुआ, जो डीजीएमएस के दिशा निर्देश पर यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। और निश्चित तौर पर इसके जरिए जो एक सपना देखा जा रहा है कि कोयला का जो उत्पादन है देश में वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, उसमें ये खादान अपनी भूमिका निभा रहा है। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की